हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी साथ साथ चल रही होगी। होपफुली आपको ये ऑनलाइन क्लासेस कुछ हेल्प कर रही होंगी। थोड़ा सा चेंज है लेकिन प्रयास करने से सब कुछ ठीक होता है। तो आप भी लगे रहिए, हम भी लगे हुए हैं। तो नहीं से तो बेहतर है कि हम कुछ पढ़ पा रहे हैं। आज मैं आपका टॉपिक यूनिट फर्स्ट का सेक्शन सी जो कि है आपका क्रोमैटोग्राफी, उस पर कुछ चर्चा करूंगी। क्रोमैटोग्राफी में आपके सिलेबस में उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशंस, आरएफ वैल्यूज़, लॉ ऑफ डिफरेंशियल माइग्रेशंस, इल्यूशंस, इल्यूएंट, पेपर और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी और उनकी एप्लीकेशंस कोर्स में है। आज हम फर्स्ट टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन लेंगे। क्रोमैटोग्राफी नाम आपने सुना होगा। क्रोमैटोग्राफी है क्या? क्रोमैटोग्राफी एक तरह की सेपरेशन टेक्निक्स हैं। आपने बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स देखी होंगी, अलग अलग तरीके से हम सेपरेट चीज़ों को करते हैं। लेकिन ये एक सेपरेशन टेक्निक है जो कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिनको हम बहुत मुश्किल से, जब क्रोमैटोग्राफी नहीं थी तो हम उनको शायद सोच भी नहीं सकते थे कि हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये उस टाइप की चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सेपरेट करने के काम में आती हैं। तो देयर आर डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स अप्लाइड टू द केमिकल सिस्टम्स। सम आर वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग टू। सेपरेशन टेक्निक्स टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं, कॉस्टली भी होती हैं। विद द हेल्प ऑफ न्यू एक्सटेंडेड एंड डेवलप्ड टेक्निक्स it is possible to separate many mixtures which are very difficult or impossible to separate in the past। यानी कि जिन मिक्सचर्स को हम पहले सेपरेट नहीं कर पाते थे, वो मिक्सचर्स को ये सेपरेट कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मिक्सचर कंटेनिंग 40 amino acids can now easily be separated by using chromatography। 40 amino acids का भी अगर मिश्रण है तो हम उस मिश्रण को क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अब डेफिनेशन, क्रोमैटोग्राफी की डेफिनेशन क्या है? क्रोमैटोग्राफी मे बी रिगार्डेड एज द एनालिटिकल टेक्निक एम्प्लॉयड, ये क्या है? एनालिटिकल टेक्निक है, एम्प्लॉयड फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड यूजफुल फॉर द फ्रैक्शनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, separation of closely related compounds such as isomers, and in the isolation of unstable substances। कोई अनस्टेबल सब्सटेंस है, उनका भी अगर हमें, जैसे वो थोड़ी सी देर के लिए ही स्टेबलाइज रहेगी, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ से, उनको भी हम सेपरेशन टेक्निक क्रोमैटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। और तो और आइसोमर्स को भी अगर सेपरेट करना है तो क्रोमैटोग्राफी की ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो क्रोमैटोग्राफी पृथक्करण की यह विधि, जिसमें आणविक अथवा आयनिक मिश्रण के लगभग समान गुणों वाले अवयवों को दो पदार्थों के मध्य वितरण द्वारा पृथक किया जाता है। अब जो ये बताया, दो पदार्थों के मध्य वितरण, दो पदार्थ यानी कि दो फेजेस होते हैं, दो फेजेस होते हैं जिसमें दो पदार्थों की प्रावस्थाएं, जिनको कहा गया है या फेजेस कहा जाता है। एक उसमें स्थिर रहता है जिसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं या स्थिर प्रावस्था कहते हैं, और दूसरा उसमें मोबाइल रहता है या गतिशील रहता है जिसको कि हम गतिशील प्रावस्था कहते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन पर आते हैं। क्रोमैटोग्राफी की क्लासिफिकेशन क्या है?
ये आपके चित्र में दिख रहा है कि क्रोमेटोग्राफी में अवयवों को पृथक्करण स्थिर प्रावस्था तथा गतिशील प्रावस्था द्वारा किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी विधियों में वर्गीकरण हेतु स्थिर तथा गतिशील प्रावस्थाओं की अवस्था तथा स्थिर प्रावस्था के साथ नमूनों के अवयवों की पारस्परिक क्रिया की प्रकृति को आधार माना जाता है। अब ये कौन सा फेज़ स्थिर फेज़ रहेगा या स्टेशनरी, कौन सा मोबाइल फेज़ रहेगा, इसके आधार पर क्रोमेटोग्राफी की विधियों को क्लासिफाई किया गया है। तो दो तरीके की, जहाँ द्रव स्थिर प्रावस्था है और ठोस स्थिर प्रावस्था है। द्रव स्थिर प्रावस्था में गैस गतिशील प्रावस्था और दूसरा होता है द्रव गतिशील प्रावस्था। द्रव गतिशील प्रावस्था में द्रव विधियाँ आती हैं और जिसमें कि हम पढ़ेंगे, हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को डील करेंगे। और ठोस स्थिर प्रावस्था में द्रव गतिशील होता है और गैस गतिशील होती है। गैस गतिशील, अब द्रव गतिशील है तो उसके अंदर कॉलम क्रोमेटोग्राफी आती है, TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या पतली परत क्रोमेटोग्राफी, या तीसरा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और गैस गतिशील प्रावस्था में क्या होता है, ठोस गैस प्रावस्था आती है। ये हुई उसकी वर्गीकरण, मेन मोटा मोटा ये आपका वर्गीकरण था। अब जब हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं तो इसमें दो वर्ड्स बहुत आते हैं, इनकी परिभाषा भी कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इल्यूएंट एंड इल्यूशन, निक्षालक और निक्षालन। ध्यान दीजिएगा, निक्षालक और निक्षालन। निक्षालक क्या है, इल्यूएंट, और निक्षालन क्या है, इल्यूशन। निक्षालक वह प्रक्रम है जिसमें गतिशील प्रावस्था, कौन सा है गतिशील प्रावस्था, विलायक द्वारा मिश्रण के अवयवों को स्थिर प्रावस्था में आगे की ओर ले जाया जाता है। निक्षालक एक विलायक व विलायकों का मिश्रण होता है जो स्थिर प्रावस्था पर अधिशोषित मिश्रण के अवयवों को विक्षोषित करके अपने साथ गमन करता है। निक्षालन के पश्चात स्थिर प्रावस्था से निकलने वाला विलयन जिसमें मिश्रण के अवयव घुले होते हैं, विक्षालन द्रव कहलाता है। जैसे अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसे ही निक्षालक और निक्षालन। जो निक्षालक विलयक या विलाय में एक मिश्रण होता है जो स्थिर प्रावस्था पर अधिशोषित मिश्रणों के अवयवों को विशोषित करके अपनी यात्रा में गमन करता है, वो निक्षालक इल्यूएंट कहलाता है। और इल्यूशन जो एब्जॉर्ब करने के बाद जो पानी निकल जाता है, जो लिक्विड निकल जाता है या गैस निकल जाता है, मिश्रणों से घुले होते हैं, पश्चात स्थिर प्रावस्था से निकलने वाला जो निकल जाता है उसको हम निक्षालन द्रव कहते हैं। ये इनकी परिभाषा कई बार आती है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल की जाती हैं। आपने सरल भाषा में पढ़ा होगा, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन। अब हम इनको चित्रों के द्वारा बताएंगे। ये चित्र बने हुए हैं। सबसे पहला चित्र है एड्सॉर्प्शन का, जिसमें अगर बीच में ठोस पदार्थ है, उसके चारों ओर एक पतली लेयर बनती है जो कि अधिशोषित करती है,
बाहर की द्रव को, अधिशोषित, उसके अंदर नहीं जा रहा है बिल्कुल। अवशोषक क्या होता है? वो अवशोषण क्या होता है? जिसमें पूरा अवशोषित होता है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी। और सॉर्प्शन में यानी कि शोषण में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो जब कोई तरल, गैस, द्रव या विलयन किसी विशिष्ट प्रकार के ठोस प्रावस्था द्वारा अपनी सतह पर उत्क्रमणीय रूप से भौतिक या रासायनिक बलों द्वारा धारण कर लिया जाता है तो प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। सतह पर, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ठोस प्रावस्था द्वारा अपनी सतह पर उत्क्रमणीय रूप से, यानी कि वो वापस उसी स्थिति में आ सकता है। उत्क्रमणीय रूप में भौतिक या रासायनिक बलों द्वारा धारण कर लिया जाता है तो प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषित पदार्थ केवल सतह तक ही सीमित रहते हैं तथा अधिशोषक भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन पर। इससे पहले कि हम एब्जॉर्प्शन पर आएँ, आपको एक साधारण सा उदाहरण बताती हूँ कि अगर अपने टेबल पर थोड़ा सा पानी गिर जाता है और हमारे पास टिश्यू पेपर है और एक साधारण पेपर है, तो हम किसको रखेंगे? टिश्यू पेपर को। क्यों? क्योंकि टिश्यू पेपर उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, अच्छी तरह से उसको सोख लेता है। वहीं अगर हम टिश्यू पेपर की जगह साधारण पेपर को उस कागज गीले पर रखें तो हम उठाएंगे तो देखेंगे वो केवल नीचे नीचे ही, जहाँ से हमने छुआ था वहीं से गीला है, बाकी गीला नहीं होता है। और जैसे ही हम उसको झटकते हैं तो वो वापस भी गिर जाता है। तो एब्जॉर्प्शन का ये है कि अवशोषण में एक पदार्थ दूसरे में समान रूप से वितरित रहता है। जैसे अगर स्पंज को हम पानी में रख दें, एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा पानी। स्पंज अवशोषण का एग्जाम्पल है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब्स वाटर वेपर। सिलिका जेल द्वारा भी जल का अधिशोषण होता है। जैसे गैस मास्क, अब एब्जॉर्प्शन का कहाँ यूज़ होता है? गैस माइंस में जब आदमी जाता है तो वो मास्क लगा के जाता है सांस लेने के लिए। तो उस मास्क में ऐसी प्रक्रिया, एक लेयर होती है जो जहरीली गैस को अधिशोषित यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है और केवल जो सही हवा है वो हमारे अंदर सांस के लिए जाती है। वहाँ एब्जॉर्प्शन हमको देखने को मिलता है। और तीसरा शब्द आता है सॉर्प्शन। जब हाइड्रोजन गैस चारकोल के संपर्क में आती है तो पहले उसकी सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण होता है, उसके बाद धीरे धीरे चारकोल की भीतरी सतह में अवशोषित होकर ठोस विलयन बनाते हैं। तो ये क्या होता है? दोनों, इसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है। एक और टर्म आती है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन शोषित अणु विलयन में अथवा वाष्प अवस्था में मुक्त होते हैं, यानी कि उसका बिल्कुल उल्टा, उनको हम डिसॉर्प्शन या विशोषण कहलाता है। तो ये तो ही आपके क्रोमेटोग्राफी चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात। अब कल हम इसमें आरएफ वैल्यूज़ और टीएलसी वगैरह स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।